हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, सुप्रभात। मेरे प्यारे बच्चों, लक्ष्य 450 बैच में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सारे बच्चे जानते हैं कि हम लोगों की रेगुलर क्लास चल रही है। हम लोगों ने मैथमेटिक्स में मेरे प्यारे बच्चों 2 चैप्टर पढ़ा है। पहला चैप्टर है त्रिकोणमिति, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, और दूसरा चैप्टर है समांतर श्रेणी, ये भी दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, इस दोनों पर हमने डिस्कशन कर लिया है, इसका आपको डीपीपी भी मिल गया है। आज की क्लास में मेरे भाई हम बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण पर। आज हम किस पर बात करेंगे? द्विघात समीकरण पर, जिसे हम लोग अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं मेरे भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहा जाता है। क्लियर है? तो चलिए, आपके समय को बिना बर्बाद किए हुए डायरेक्टली हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं कि आखिर हमें क्या पढ़ना है। तो देखिए मेरे बच्चे, सबसे पहले अगर हम बात करें, उम्मीद करते हैं कि बोर्ड आपको क्लियर दिखाई दे रही होगी, और हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है द्विघात समीकरण। हमारे टॉपिक चैप्टर का नाम क्या है? द्विघात समीकरण। अगर हम इसकी बात करें अंग्रेजी में, तो इसे अंग्रेजी में कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं। क्लियर है? तो चलिए, आज हम बात करें द्विघात समीकरण के बारे में कि आखिर ये द्विघात समीकरण होता क्या है। तो इसके अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को मेन रूप से 4 टाइप के हम प्रश्न बताएंगे। यानी टाइप की अगर हम बात करें, आपको तो पता है कि हम हर एक चैप्टर को, अगर मैथमेटिक्स की बात हो तो हम आपको टाइप वाइज पढ़ाते हैं। ठीक है, इसमें कितने तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कितनी तरह की क्लासें चलेगी? 4 टाइप की क्लासें चलेगी, यानी 4 बातों पर हम चर्चा करेंगे। किन किन बातों पर चर्चा करेंगे, चलिए इन चीजों को समझते हैं। पहला जो आपका क्लास होगा, जिसमें टाइप 1 हम लोग जानेंगे। टाइप 1 में आपको बताया जाएगा कि आखिर ये द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण होता क्या है, यानी हम इसके परिचय पर चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे बच्चों? तो द्विघात समीकरण के परिचय पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है। टाइप 2, टाइप 2 में हम लोग जानेंगे द्विघात समीकरण निकालना, और किस विधि के द्वारा? तो गुणनखंड विधि के द्वारा। गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग टाइप 2 में ना गुणनखंड विधि के द्वारा सीखेंगे द्विघात समीकरण ज्ञात करना। ठीक है, मतलब इसको हल करना और इसके मूल प्राप्त करना। क्लियर है? तीसरा जो हमारा पॉइंट आता है बच्चों, वो आता है टाइप 3 में हम लोग सीखेंगे। टाइप 3 में हम लोगों की क्लास जो होगी, उस टाइप 3 में हम लोग सीखेंगे इसी द्विघात समीकरण के सवाल को सॉल्व करने की तरीका, जो है पूर्ण वर्ग विधि। क्या है? पूर्ण वर्ग विधि, यानी हम लोग पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा सीखेंगे। क्लियर है? चौथा जो हमारा टाइप होगा मेरे बच्चे, चौथा जो हमारा टाइप है पूर्ण वर्ग विधि के बाद, चौथा टाइप जो हमारा है, उसमें हम लोग सीखेंगे द्विघाती सूत्र के बारे में जानेंगे। द्विघाती सूत्र द्वारा, द्विघाती सूत्र के द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना। ठीक है, बड़ी सरल है और बहुत ही बढ़िया वो है मेथड, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इसी द्विघाती सूत्र जो है ना, इसी द्विघाती सूत्र को हम लोग कहते हैं श्रीधार्यचार्य सूत्र। इसी का दूसरा नाम क्या है? इसी को कहा जाता है श्रीधार्यचार्य सूत्र। श्रीधार्यचार्य सूत्र भी किसे कहा जाता है बच्चों? इसी को कहा जाता है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम बारी बारी से इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे, यानी कुल मिलाकर के इस चैप्टर के अंतर। हाँ, एक और टाइप रहेगा बच्चों कि जब आप इसके हल करना सीख जाइएगा, इसके मूल निकालना इसका सीख जाइएगा, उस मूल की जो प्रकृति होगी ना, उस प्रकृति पर हम चर्चा करेंगे। यानी हम हल के, या मूल, हल को मूल भी कहते हैं। ठीक है, मूल की प्रकृति पर चर्चा होगा। ठीक है, समझेंगे कि मूल कहते किसको है। जब टॉप टाइप आएगा तो समझेंगे। फिलहाल ये समझिए, मान करके चलिए हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, यह एक द्विघात समीकरण है। तो इस द्विघात समीकरण को जब आप हल करिएगा ना, तो हो सकता है इसका आंसर -5 और -3 है, हो सकता है। ठीक है, इसकी जो प्रकृति है ना, यही हमारी जो आंसर आई, इसी को हम लोग मूल कहते हैं। पहला है -5 और दूसरा है -3, यही 2 मूल हैं इसके। ठीक है, तो इन्हीं चीजों पर हम चर्चा करेंगे उस टाइप में। यानी अगर देखा जाए तो वास्तव में हम इस चैप्टर के अंतर्गत
मेरे भाई कितने टाइप पर चर्चा करने वाले हैं। टाइप 1 में द्विघात समीकरण और उसके परिचय पर चर्चा होगी। टाइप 2 में गुणनखंड विधि पर चर्चा होगी। टाइप 3 में पूर्ण वर्ग विधि पर चर्चा होगी। टाइप 4 में द्विघाती सूत्र या धारचार्य सूत्र पर चर्चा होगी। टाइप 5 में मूल की प्रकृति को हम लोग जानेंगे। क्लियर है चीजें, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आज की क्लास है, हम बच्चों पूरी की पूरी प्रयास करेंगे आपके आज के इस क्लास में टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 इस तीनों पर चर्चा करें, ठीक है। और अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे टाइप 4 और टाइप 5 पर, यानी आपकी द्विघात समीकरण की क्लास 2 क्लास होगी। 2 क्लास में हम आपको विश्वास दिलाते हैं बच्चों की जो बच्चे शुरू से क्लास कर रहे हैं ना, और जो बच्चे दोनों क्लास अटेंड करेंगे, ठीक है, उन बच्चों को कहीं कोई दिक्कतें नहीं होंगी और क्लियरली हर एक चीज स्पष्ट रूप में समझ में आएगा। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि बोर्ड भी आपको क्लियरली दिख रहा होगा। 1 मिनट थोड़ा सा वेट करिएगा बच्चों, थोड़ा सा हमें लग रहा है कि ज्यादा ब्लर बोर्ड आ रहा है, ठीक है। हाँ तो बच्चों पहले के तुलना में अब देखिए बोर्ड क्लियर है ना। पहले थोड़ा सा ज्यादा ही लाइट हो गया था, अभी क्लियर है। अब उतना ज्यादा लाइट नहीं ना। चलिए आगे बढ़े। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पहले टाइप पर अपने। हम जो भी चीज आपको पढ़ाएंगे बच्चों, मैथ में जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे ना, हर एक चीज में आपको टाइप वाइज पढ़ाएंगे। और हाँ लास्ट में जब ये चैप्टर खत्म होगी तो आपको हम एक ट्रिक भी बताएंगे द्विघात समीकरण के बड़े से बड़े सवाल को कैसे आप सेकंड में चुटकी बजा करके आप सॉल्व कर दीजिएगा उन सारे के सारे सवालों को। तो उन सभी सवालों को सारे के सारे सवालों को सॉल्व करना आपको हम ट्रिक के माध्यम से सिखाएंगे कि कैसे सवाल आप देखिएगा 2-3 सेकंड में आप उसका आंसर दे दीजिएगा। क्लियर है। तो बने रहिए शुरू से लेकर के अंत तक, तभी आप चीजों को सीख पाइएगा बढ़िया से। और यह सबसे स्कोरिंग चैप्टर है, सबसे अच्छा नंबर इसमें उठता है और आसान आसान प्रश्न इस पर पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एक क्लास में ही सीखना ज्यादा बेहतर होगा। आज की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए बिना किसी टाइम को बर्बाद किए अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है और सबसे पहला जो पॉइंट है, हमारा टॉपिक जो हमारा है उसका नाम है बच्चों द्विघात समीकरण का परिचय। क्या पढ़ने वाले हैं? तो द्विघात समीकरण का परिचय कि आखिर ये द्विघात समीकरण होता क्या है। देखिए एक ऐसा समीकरण जिसके 2 घात हो, तोड़िए इसको, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक द्वि, द्वि का मतलब कितने होंगे? द्वि का मतलब होता है 2, और दूसरा है घात। घात को हम लोग क्या कहते हैं? घात को हम लोग कहते हैं पावर। अंग्रेजी में घात को क्या कहते हैं? पावर। जैसे 2 का घात तो 2 का पावर, ठीक है। 2 का घात 5 लिखे मतलब 2 का पावर 5। 3 का घात 2 लिखे मतलब 3 का पावर 2, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कहें a का घात है 10, a का क्या घात है 10, मतलब a का पावर कितना है 10 है, ठीक है। और अगर मानकर चलिए कोई संख्या है ए बी सी, सॉरी कोई चर संख्या है, चर है एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी है, अगर इसके पावर में 1 लिख दिए यानी इसमें के 1 घात है, और जिसके 1 घात होते हैं हम लोग उसको एक घाती कहते हैं। जिसके 2 घात होते हैं उसको द्विघाती कहते हैं। जिसके 3 घात होंगे उसको क्या कहेंगे? कमेंट करिए, त्रिघाती। जिसके 4 घात होंगे उसको क्या कहेंगे? चतुर्थ घाती, ठीक है, 4 घाती कहेंगे। क्लियर है। तो फिलहाल जो हम बात करेंगे त्रिघाती पर भी बात नहीं करेंगे, फिलहाल हम बात करेंगे एक घाती। तो हम लोग 9th में नहीं 8 में ही पढ़े हुए हैं, अभी हम लोग 10th में बात करने वाले बच्चों हैं किस चीज पर? तो द्विघाती पर, जिसके 2 घात हों। 3 घात को त्रिघात कहेंगे। क्लियर है। जिसके 2 घात हों। कह रहा है द्विघात समीकरण आपसे कोई पूछे तो हम कहेंगे वह समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात कितना हो? 2 हो। हम इसका परिभाषा सिंपली कह सकते हैं, एक मिनट, हम इसके परिभाषा में बोल सकते हैं कि चर का अधिकतम घात कितना होगा मेरे भाई? 2 होगा। ना 2 से ज्यादा होना चाहिए और ना ही 2 से कम होना चाहिए। 2 से कम यानी अगर 1 होगा तो उसको एक घाती कहेंगे, 2 से ज्यादा यानी 3 होगा तो उसको त्रिघाती कहेंगे। तो हमें चाहिए कितने घात? तो केवल 2 घात चाहिए। कितने घात चाहिए? केवल 2 घात चाहिए। यानी किसी भी द्विघात समीकरण के अगर हम घात की बात करें तो कितने घात होने चाहिए? जल्दी बताओ। तो केवल 2 घात होना चाहिए। क्लियर है। चलिए कम टू द पॉइंट। तो चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? तो आप कहिएगा सर जी चर का जो अधिकतम घात होगा ना वह घात कुल कितने होंगे? तो 2 घात होंगे। इस बात को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। इस बात में कहीं कोई गिला शिकवा नहीं होनी चाहिए। आप एक उदाहरण को देखिए, हमने यहां लिखा x² + 5x + 6। चर का अधिकतम घात याद रखिएगा। यहां देखिए एक चर है x, यहां एक चर है x, यहां भी x ही है। इसमें सबसे ज्यादा घात किसका है? तो कहिएगा सर यहाँ जो x है ना इसका तो कोई घात ही नहीं, और जिसका कोई घात ना हो उसका एक घात होता है।
जिसका कोई घात ना हो उसका एक घात होता है, और जिसका घात दिया हुआ है उसका तो सब कुछ है। इसका घात 2 है तो एक घात अधिक होगा कि 2 घात अधिक होगा? तो ये सर एक वाला अधिक होगा ना, तो सॉरी 2 वाला अधिक होगा ना, तो इसके कितने घात होंगे? 2 घात हैं। तो यानी ये कैसा समीकरण कहलाएगा? तो बच्चों यह कहलाएगा द्विघात समीकरण। कैसा कहलाएगा? तो यह कहलाएगा द्विघात समीकरण। एक और सवाल देखिए, कह रहे 9x² प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। गौर से देखिए, यहां पर जो x है, चर में कौन है? x है। यहां भी x है, यहां भी x है, चर में बच्चों x है। और इस x का अधिकतम घात क्या है? तो कहेगा सर x की जो बहुत सारे x है ना, उसमें सबसे ज्यादा घात वाला जो x है उसका पावर कितना है? तो केवल 2 है। सबसे ज्यादा घात वाला x है, उसका घात कितना है? कितना है? तो 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है। क्लियर है? तो इसके घात भी कितने हो जाएंगे बच्चों? 2 हो जाएंगे। क्लियर है? तो क्या हम इसे द्विघात समीकरण कहेंगे? आपका यस जी बिल्कुल सर, ये तो द्विघात समीकरण ही है। एक में बच्चों ये क्या है? द्विघात समीकरण ही है। क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने यहां लिखा 3x² प्लस 6x बराबर 0। क्या बताइए, इसमें जो x दिया गया है उस x का अधिकतम घात कितना है? अब कहेगा सर जी x का अधिकतम घात, यहां पर 6 के साथ x है जिसका घात 1 है, और यहां पर 3 के साथ x है जिसका घात 2 है, यानी इसका घात अधिकतम कितना है बच्चों? 2 है। x का अधिकतम घात कितना हो गया? तो आप कहेगा सर जी x का अधिकतम घात हो गया 2, यानी यह द्विघात समीकरण होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। अगला देखिए बच्चों, अगला में कह रहा है 3x² प्लस 5 बराबर 0 है। क्या इसमें x, यह क्या द्विघात समीकरण होगा? आपके जी सर बिल्कुल होगा। ठीक है, तो आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, सर आखिर कैसे पहचानेंगे? अच्छा एक और एग्जांपल छोटा सा हमने यहां लिखा, दिख रहा है नीचे? चलो इधर लिख देते हैं। हमने यहां लिखा 4x प्लस 5 बराबर 0। क्या यह एक द्विघात समीकरण है कि नहीं है? आपके बिल्कुल जी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x का जो गुणांक है वो 4 है ना, ये x वाला, और इस x का घात कितना है? तो आप कहेगा सर जी x का जो घात होगा, ये घात कितना है? तो 1 है, और जिसका एक घात होगा उसको तो एक घात ही कहेंगे। तो ये द्विघात का एग्जाम्पल थोड़ी हुआ। एक और एग्जाम्पल देखिए, यहां पर हमने लिखा 3x³ प्लस 2x² प्लस 3 बराबर 0। क्लियर है? अब आप हमें बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है? आपके जी सर बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर x का घात कितना है? 2 है। तो आप कहिएगा कि सर 2 है तो होगा, लेकिन मेरे भाई एक बात बताओ, हमने कहा x चर का अधिकतम घात 2 होना चाहिए। क्या अधिकतम घात इस समीकरण में 2 है? आप कहेगा नहीं, सबसे अधिक घात वाला जो है ना वो 3 है। इसका सबसे अधिकतम घात, सबसे अधिक घात कौन सा है मेरे भाई? तो कहेगा सर जी 3 है, तो ये तो द्विघात समीकरण नहीं हुआ, ये तो त्रिघात हो गया। कहेंगे बिल्कुल बिल्कुल ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो क्लियर है चीजें यहां तक? अगर आपको कहे कि पहचान कर बताइए बच्चों कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो क्या आप पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते हैं? आप बिल्कुल पहचान लीजिएगा। चलिए एक दो एग्जांपल आपको दिया जाता है बनाने के लिए, और कमेंट करिएगा कि कौन कौन द्विघात समीकरण है और कौन कौन द्विघात समीकरण नहीं है। यानी परिचय पर ही हम अभी चर्चा कर रहे हैं मेरे भाई। चलिए गौर से देखिए एक सवाल को, सवालात की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल में कह रहा है कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है और नहीं है। पहला में देखिए कह रहा है x का पावर 3 प्लस 4x² प्लस 0 इक्वल टू 0। चलिए बच्चों है कि नहीं है? यस और नो में पहला यस, दूसरा नो, जो भी हो। दूसरा कह रहा है x² प्लस 9y का पावर 3 प्लस 6x इक्वल टू 0। ठीक है। तीसरा देखिए x³ प्लस x² प्लस x इक्वल टू 0। चौथा देखिए 2x प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। पांचवा देखिए करें 9x का पावर 4, 9x का पावर 3, 8x का पावर 2 इक्वल टू 0। क्लियर है? चलिए आपको बताना है बच्चों कि इसमें से कौन द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कल जो बच्चे ऑफलाइन क्लास करते हैं ना उन बच्चों को बता देगी, कल का आपका ये होमवर्क है, कल आपके कॉपी में हमें ये चाहिए, चेक भी हम करेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ अगर हम चले तो सबसे अगला हमारा सवाल है, द्विघात समीकरण की परिचय तो समझ गए, अब आखिर इस द्विघात समीकरण का कोई स्टैंडर्ड फॉर्म तो होगा ना, जिसको हम लोग मानक रूप कहते हैं।
मेरे बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, मानक रूप कहते हैं। यानी इस स्टैंडर्ड फॉर्म से हमें यह पता चलेगा कि आखिर यह द्विघात समीकरण होता कैसा है, मतलब कैसन होता है द्विघात समीकरण, यह हमें पता चलेगा इस स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए फिर से हम आते हैं अपने स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ। एक एग्जांपल हमने लिया था मेरे भाई अभी, 3x² प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, मानकर चलो यही हमने लिया। तो आपने देखा कि एगो है x² वाला और ये होना ही चाहिए, तो एगो होगा x² वाला, कोई दिक्कत नहीं। और x² के पीछे कोई संख्या है, अगर कोई संख्या न रहे तो मानेंगे कि इसके पीछे कौन संख्या है, तो एक है, एक। अगर कोई संख्या न रहे तो एक मानेंगे, लेकिन जब है तो क्यों माने, कितना था, 3 था। क्लियर है। तो यहां पर 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 20, 50 कुछ भी हो सकता है, मुझे तो नहीं पता है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, कोई चर मान लेते हैं। हम मान लिए यहाँ पर ax² प्लस, यहां पर x का गुणांक है, इसको b मान लेते हैं। क्लियर है। प्लस c मान लेते हैं इसको, और इक्वल टू 0। तो मेरे भाई यही है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, यही हमारा क्या है। अब कहेगा सर जी यही है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म किसका, तो द्विघात समीकरण का मानक रूप यही है। कोई दिक्कत, क्लियर है चीजें यहां तक। आप कहिएगा हाँ बिल्कुल क्लियर है, नहीं है तो कमेंट करिए, ठीक है। चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ गया, आप कहिएगा जी। आगे बढ़े, देखिए गौर से इस स्टैंडर्ड फॉर्म को मेरे भाई। स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, यहां पर है, एक मिनट, यहां पर है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसको याद कर लेना, स्टैंडर्ड फॉर्म VVI ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कभी कभार ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा, तो इसको MCQ के लिए क्या कर लेना है मेरे बच्चे, याद कर लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, कह रहा है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। यहां तक किसी को समस्या नहीं है। अरे तन्ने कोनो प्रॉब्लम है तो पूछो, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर गौर से देखिए, x² का जो गुणांक है वो कितना है, x² का गुणांक, दो चीजें याद रखिएगा, जो गुना में रहेगा उसको गुणांक कहेंगे। तो x² का गुणांक कितना है, a है, ठीक है। x का गुणांक कितना है, x का गुणांक, तो आप कहिएगा सर जी x का गुणांक b है, ठीक है। और तीसरा अचर संख्या क्या है, अचर में जो संख्या है वह कितना होगा, उसके जगह पर एक c है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। गुणांक समझ में आया और घात समझ में आया। मान कर चले हमने यहां लिखा ax², हमने क्या लिखा है यहाँ, ax²। क्लियर है। तो ax² में ना, यह जो a है, a यही है गुणांक, यही क्या है, x का गुणांक है। और ये जो पावर है 2, इसी को हम लोग घात कहते हैं। ऊपर वाले को घात कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं बच्चों, तो गुणांक कहते हैं। स्पष्ट है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए थोड़ा बहुत अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप लोग कंप्रोमाइज कीजिए, मैनेज कीजिए थोड़ा बहुत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कहे कि आपके सामने कोई समीकरण दे दिया, ठीक है, कोई समीकरण आपके सामने दे दिया और कहा कि x का गुणांक, मतलब चर का, ध्यान से देखिए, चरों का गुणांक एवं उनके घात लिखें, तो क्या लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा, बिल्कुल लिखाएगा। देखिए क्वेश्चन में ही कह दिया, एग्जाम्पल में अगर आपको कह दे कि चरों का गुणांक कॉमा घात एवं, ये सी वाला जो है ना अचर, एवं अचर पद लिखें, तो क्या आप नहीं लिखिएगा। अब देखिए पहला एग्जाम्पल जो आपके सामने है, कह रहा है x² प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए चरों का गुणांक कह रहा है ना, तो हम लिखेंगे x² का गुणांक 1 होगा, x का गुणांक कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। और x का घात क्रमशः 2 एवं कितना है, 1 है। ऐसे भी आप लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है, क्योंकि हमें पता चल जाएगा 2 घात है तो अधिकतम घात वही होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण है, ठीक है। और अचर पद क्या है हमारा, अचर पद क्या है हमारा, अचर पद बराबर हो जाएगा 5। क्लियर है। तो ऐसे ही अगर आपको बनाने के लिए कहें बच्चों तो बनेगा कि नहीं बनेगा, इसको नोट करिए, मिटा रहे हैं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाँ तो आप इसका
लिख लीजिएगा तीनों चीज। दूसरा सवाल आपके सामने पेश है, 3x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तीसरा में कह रहा है 9x प्लस 12x² बराबर 16। देखो अगर उस फॉर्म में नहीं है, अगर मानक रूप में नहीं है, तो आपका ये भी दायित्व बनता है बच्चों कि आप उसको क्या करेंगे, मानक रूप में लिखेंगे। क्या करेंगे, मानक रूप में लिखेंगे। हो सकता है कि कोनो कोनो द्विघात समीकरण नहीं भी, इस सवाल जो अभी सवाल सब दे रहे हैं ना, इसमें हो सकता है कि कोई कोई द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेन आपको क्या करना है, इसका सिर्फ चर और अचर बताना है। सिर्फ आपको क्या करना है बच्चों, चर और अचर बताना है। क्लियर है? चलिए, ये पांचों का पांचों सवाल है। हाँ, आप इसको नोट करिए और ये होमवर्क आपका है, बनाना है और बना करके कल लाना भी है। जो बच्चे लक्ष्य 450 वाले हैं वो व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में अपने। और जो मेरे प्यारे बच्चे, जो भी मेरे प्यारे बच्चे आप वीडियो को देख रहे हैं, क्लास कर रहे हैं और आप हमारे ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच में ज्वाइन नहीं है, तो हम तो रिक्वेस्ट आपसे यही करेंगे कि आपके फायदे के लिए कि आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लीजिए लक्ष्य 450 पर, जिसका प्राइस मात्र 199 रुपए में आपको हर एक चीज पढ़ने का मौका मिल रहा है। एग्जाम ओरिएंटेशन क्लास चल रहा है, तो एग्जाम ओरिएंटेड क्लास के लिए आपको 199 रुपए नहीं देखना चाहिए, आपको अपना रिजल्ट देखना चाहिए कि अगर हमारा 199 लग रहा है तो क्या 400 प्लस आने की गारंटी और श्योरिटी है। तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपकी 400 प्लस हाँ आएगा। ठीक है, बशर्ते जितना मेहनत करवा रहे हैं उतना मेहनत करिए। और हाँ, अब तक आप जानते हैं 100-125 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है। हर एक रविवार ऑब्जेक्टिव सीरीज होती है, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज में जरूर जोड़िए, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्टिव हम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव तहकीकात करके खोज करके लाते हैं आप लोगों के लिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इतना देर के जो हम वार्तालाप कर रहे थे, इसमें आप लोग छाप भी लिए हुएगा। तो मेरे प्यारे छात्रार्थियों एवं विद्यार्थियों, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो क्या आपको गुणांक या घात निकालने के लिए कहेगा, तो मेरे बच्चे आप निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, ये मुझे बताइए। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। तो चलिए, एक सवाल आपसे पूछा जा रहा है, इसको मिटा दें, इसको भी थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे। चलिए, एक सवाल आपसे पूछा जा रहा है और वो सवाल क्या है, देखिए गौर से समझते हैं थोड़ा सा वो सवाल क्या है। कह रहे हैं जांच कीजिए, क्वेश्चन देखिए, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। एग्जाम्पल में कह रहा है जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। मतलब आपके सामने जो हमने क्वेश्चन है, समीकरण दिया है, उसको जांच करके बताइए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो क्या है सवाल, चलिए पहले नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। हाँ, पहला सवाल देखिए, कह रहा है 2x माइनस 1, ठीक है, 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 इंटू x माइनस 3, क्लियर है, इक्वल टू 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 इंटू x माइनस 1, ठीक है। और कह रहा है कि बतलाइए हमें ये बात कि जो बोर्ड पर सवाल है, ये जो क्वेश्चन है, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। जल्दी से आंसर दीजिए। हाँ खुशनुड़ी बताओ सही आंसर। वर्षा बोलिए क्या होगा इसका सही आंसर, ये है या नहीं है, जल्दी जल्दी हम देखना चाहते हैं कौन पहले उत्तर देते हो। प्रीतम, किशन, जो भी बच्चे हैं जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए और बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। बनाना शुरू करिए, हम भी बनाते हैं बोर्ड पर। चलिए, सबसे पहले ये चेक करिए कि ये जो द्विघात समीकरण पूछ रहा है ना, क्या ये द्विघात समीकरण का मानक रूप में दिया गया है, तो आप कहेगा बिल्कुल नहीं है। तो हमारा पहला टारगेट, पहला काम बच्चों क्या होगा, इसको मानक रूप में लिखना। द्विघात समीकरण के मानक रूप में क्या करना है, इसको लिखना है। तो मानक रूप में लिखिए। देखिए 2x से इस x में गुना करोगे तो कहोगे x में x से हुआ तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2x से इस 3 में गुना करिए, बीच में माइनस है तो माइनस 2 या 6x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इस -1 से इस x में गुना करेंगे तो माइनस है तो माइनस देंगे, और यहाँ x में गुना करेंगे तो x ही आएगा, और 1 से -3 में गुना करेगा तो माइनस और माइनस कितना हो गया। तो आप कहिएगा सर जी माइनस और ना माइनस होता है प्लस, ठीक है, बराबर इस x से x में गुना करिएगा तो x का स्क्वायर आएगा, x से 1 में गुना करिएगा तो माइनस x ही आएगा। 5 से x में गुना जब आप करते हैं तो 5x आता है,
क्लियर है। और 5 से जब -1 में गुना आप करते हैं तो 5 ही आता है। क्या दिक्कत है यहां तक, आप हमें ये बताइए जल्दी से। आप देखिए तो बोर्ड पर, क्लियर है यहां तक चीजें? आगे बढ़े, एक मिनट बच्चों। चलिए, अब कह रहा है यहां पर 2x² है, गौर से देखिए 2x² है, तो 2x² ही रहने दीजिए। ठीक है, आपके लिए हम इतना स्टेप लिख रहे हैं, नहीं तो आप तो ट्रिक भी लास्ट में पढ़िएगा। 6x - x कितना हो गया? -6x। देखो 6 गो माइनस में x यहाँ है और 1 गो माइनस में x यहाँ है, तो 6 गो 1 गो 7 गो माइनस में x है। टोटल माइनस में क्या गो x है? 6 गो 1 गो 7 गो x है माइनस में। अब +3 है। अब बराबर, एक काम करते हैं, चलो बाद में काम करेंगे। x² माइनस 1 गो माइनस में x और प्लस में 5 गो x है, तो 5 गो में से 1 गो को घटा दो तो क्या हो जाएगा? प्लस में 4 गो x हो जाएगा। क्लियर है? और माइनस क्या होगा? 5 होगा। प्लस बड़ा है और माइनस छोटा है, इसलिए घटाया है, तो प्लस में ही उत्तर लिखे हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, इस सभी चीजों को इस साइड उठा करके ले आइए, तो आप कहेगा सर 2 गो x² है, -7x है, +3 है, इधर आएगा तो +x² बन जाएगा -x², +4x बन जाएगा -4x, -5 बनेगा +5। अब बराबर में क्या हो जाएगा हमारा? जल्दी बताइए क्या होगा? तो आप कहिएगा कि सर जी ये हो जाएगा हमारा 0, यानी कि 0 हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए, 2 गो x² में से 1 गो x² घट गया, तो क्या बचा? 1 गो x² बच गया, कोई दिक्कत। -7x और -4x है, तो -11 गो x है। टोटल क्या गो x है माइनस में? 11 गो। और 5 गो और 3 गो मेरे बच्चे 8 होता है। बराबर में कितना होगा? तो 0 होगा। क्या गौर से देखने से ये पता चल रहा है ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में, द्विघात समीकरण के रूप में है कि नहीं है? तो हमको पूरा नहीं चेक करना है, हम बस ये चेक करेंगे कि इसका अधिकतम घात, इसमें अगर चरों की संख्या दी गई है तो अधिकतम घात 2 है कि नहीं। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि x चर है ना, तो हम लिखेंगे हाँ, ये द्विघात समीकरण है, तो लिखेंगे हाँ, यहां x की अधिकतम अधिकतम घात 2 है। x की अधिकतम घात क्या है? 2 है। अतः यह द्विघात समीकरण है। कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनको भी लेना है, वैसे हम इसको मिटा रहे हैं। चलो बच्चों, एक और सवाल लेते हैं इसी टाइप का आपके सामने, फिर हम अगले टाइप की तरफ चलेंगे। ठीक है, अभी हम लोग टाइप 1 पर ही हैं, इंट्रोडक्शन पर ही हैं, उसी में 2 प्रश्न हैं, उसी को हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। चलो, जो बच्चे उत्तर दिए हैं ना, बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे ही आप लोग हमारे साथ मेहनत करिए, ताकि हमें भी खुशी हो और हमें भी मन लगे मेहनत करने में। ठीक है, और हम तो आपके साथ कर ही रहे हैं मेहनत, तभी तो आपके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों, कल जो हम आपके लिए इतिहास की क्लास लाए थे बच्चों, उस क्लास में बहुत ही ज्यादा मेहनत पड़ा है। आप नहीं समझेंगे, पिछला 3 दिन का मेरा मेहनत आया है केवल वो 7 से 8 मिनट की क्लास में। ठीक है, तो मेरे बच्चे, आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी बच्चे उस इतिहास की क्लास को नहीं ज्वाइन किए हैं ना, वो अभी क्लास खत्म, मैथ का ऐसा नहीं छोड़ के भाग जाना। मैथ की क्लास खत्म होने के बाद सारे के सारे बच्चे जाएंगे और इतिहास की क्लास को करेंगे, समझेंगे, और वो क्लास आपको अगर पसंद आए तो आप कहिएगा कि सर हाँ, इसी अंदाज में आप एनिमेटेड फॉर्म में वीडियो लेकर के क्लास लेकर के आइए और चीजों को समझाइए। नहीं तो ऑन बोर्ड ही तो पढ़ाते हैं, तो ऑन बोर्ड ही पढ़ाएंगे। लेकिन मेरे विचार से ना, उस फॉर्म में ना, उस तरीके से जो पढ़ाई होती है, तो ज्यादा चीजें समझ में आती है। ठीक, कहानी हिस्टोरिकल सामने में इमेज बनने लगता है। चलिए आगे बढ़े। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन इसमें कह रहा है, देखिए कह रहा है वही चीज जांच करिए कि समीकरण है कि नहीं है द्विघात समीकरण। कह रहा है x² + 3x और +1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? चलिए, और गौर से देखिए इस सवाल को कि आखिर यह सवाल जो कहना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है। क्या मेरे भाई बाएं तरफ वाले को देख करके आप नहीं कह सकते हैं कि जी सर, ये तो द्विघात समीकरण होगा ही, क्योंकि चर इसमें x है और x का अधिकतम घात 2 है, तो ये है द्विघात समीकरण। लेकिन इधर वाला में अभी पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो चलिए बनाते हैं। गौर से अगर देखा जाए, x - 2 का होल स्क्वायर है, यानी a - b के होल स्क्वायर पर इसको हम अगर तोड़ना चाहें तो क्या नहीं तोड़ सकते हैं? तोड़ना चाहे तो क्या तोड़ सकते हैं कि नहीं? आपके जी बिल्कुल तोड़ सकते हैं। 1 मिनट, चलिए इसको तोड़ते हैं। यहां होगा x² - 2ab, 2a में है x
इंटू बी में है 2, ठीक है, कोई दिक्कत। प्लस बी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी का, यानी कि 2 का स्क्वायर। क्लियर है चीजें। चलिए इसको तोड़ने के बाद क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x, अब प्लस 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है। क्लियर है बच्चों। और प्लस में क्या हो गया हमारा 4 हो गया। गौर से इसको देखिए और इस साइड वाले को भी अब देखिए। अब क्या करते हैं, अगर हम इसको ऐसे लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इस सब को उठा करके इधर लाने की प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये प्लस एक्स स्क्वायर है तो इधर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में है तो प्लस 4x, प्लस में है तो माइनस 4, और बराबर में क्या होगा हमारा, तो बच्चों बराबर में हमारा हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर से गया महाशय एक कौन, एक्स स्क्वायर, 3x और 4x होगा 7x। अब नहीं देखिए, हमको काटना चाहिए इससे, ठीक है, और लिखना चाहिए ब्लैक से ही, ठीक है, रेड शायद नहीं दिख रहा होगा। 4 और 3 कितना हो जाएगा 7x, अब माइनस में 4 इक्वल टू कितना है, अब कहेगा सर जी 0 है। अच्छा सॉरी 4 कैसे होगा, 4 है और यहाँ पर प्लस 1 है तो ये -3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा। आगे बढ़े, अब बराबर में क्या है बच्चों, तो आप कहिएगा सर जी 0 है। तो गौर से देखिए इस सवाल को और बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है, आप कहिएगा बिल्कुल है। कहाँ है द्विघात समीकरण, अधिकतम घात 2 है क्या, नहीं है, तब कहिएगा यहां नहीं, और वही बात लिख दीजिए कि नहीं, x का यहां अधिकतम घात 2 नहीं है, जिसके कारण यह क्या होगा द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्लियर है। चलिए अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं मेरे भाई, टाइप 2 की ओर। टाइप 1 में उम्मीद करते हैं कि आप तमाम बच्चों को यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलें टाइप 2 की तरफ। देखिए टाइप 2 जो हमारा है ना वह है गुणनखंड विधि। टाइप 2 हमारा क्या है मेरे भाई, वह है गुणनखंड विधि। टाइप 2 हमारा क्या है, तो आप कहिएगा सर जी वह है गुणनखंड विधि। आ जाइए अब सफर शुरू करें टाइप 2 की। टाइप 2 में कौन सी विधि पढ़ना है, तो गुणनखंड विधि। क्लियर है, आप कहिएगा जी सर क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए गुणनखंड विधि में क्या कहता है उन चीजों को। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्याओं को, किसी भी चर या अचर को, वैसे मेन रूप से अचर को ही, संख्या को ही उनके गुणनों में तोड़ना, उनके छोटे छोटे टुकड़े करना, उसी को गुणनखंड विधि कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे समझेंगे, तो एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। आपके सामने हम एक प्रश्न लेते हैं, छोटा सा उदाहरण से समझाएंगे मेरे भाई, तो ज्यादा बढ़िया से आपको समझ में आएगा। देखिए कह रहा एक्स स्क्वायर प्लस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 है, प्लस कितना है 8 है, और इक्वल टू में हमने क्या कर दिया 0 कर दिया। क्या कर दिया 0 कर दिया। क्लियर है, इसी को बनाने का हम प्रयास करते हैं। पहले आप हमें एक बात बताएंगे कि क्या यह एक द्विघात समीकरण का मानक रूप में है या नहीं है, यानी यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। अगर जी सर चर का घात 2 है तो द्विघात समीकरण ही होगा। चलिए देखिए गुणनखंड विधि का एक ट्रिक है, एक तरीका है, उसको कहा जाता है फर्स्ट इनटू लास्ट। इसको क्या कहेंगे बच्चों, जिस मेथड से बनाएंगे ना उसको कहा जाता है फर्स्ट इनटू लास्ट। फर्स्ट इनटू लास्ट मतलब फर्स्ट गुने लास्ट। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट का मतलब हो जाता है ए से और लास्ट का मतलब हो जाता है सी से, यानी ए में हम सी से क्या करेंगे बच्चों, तो गुना करेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट इनटू लास्ट में पहला में आखिरी से गुना करेंगे तो कितना होगा, ए में क्या है, तो हमने कहा था जब एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं रहे तो समझिएगा 1 है। 1 में जब 8 से गुना करिएगा तो कितना होगा, तो 8 आएगा। कोई दिक्कत, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं है। कितना आया 8 आया, मतलब फर्स्ट इनटू लास्ट मेथड से कितना आया, ए गुने सी 8 आ गया। चलिए क्लियर है। अब देखिए कह रहा है कि इस बीच में जो है ना, बीच में 6x को इस तरह से तोड़िए कि जोड़ने चाहे घटाने पर, दोनों में से कुछ भी करिए, जोड़िए चाहे घटाइए, जोड़ने चाहे घटाने पर 6 आए, लेकिन गुना करने पर कितना आना चाहिए 8 आया है तो 8 है। जोड़ने चाहे घटाने पर 6 आए
और गुना करने पर बच्चों कितना आना चाहिए, तो 8 आना चाहिए। तो हम सर गुणनखंड निकालेंगे किसको, तोड़ेंगे किसको, समस्या यहाँ उत्पन्न होती है। तो आपने जिसका गुना किया है बस गुणनखंड भी उसी का कर देना, याद रखना जिसका गुना किए हैं उसी का गुणनखंड करेंगे। 8 का गुना किए हैं तो 8 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 8 को तोड़ेंगे तो 8 टूटेगा कैसे कैसे, आप कहिएगा सर हम अगर इसको चाहे 1 गुने 8 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। 2 गुने 4 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। और कुछ लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। इसके अलावा क्या लिखोगे, लिख करके देखो 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने, इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते। 1 गुने 8 और 2 गुने 4 के अलावे हम इसको कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। क्लियर है चीजें यहाँ तक, आपके जी सर बिल्कुल क्लियर है। देखिए दोनों के पीछे प्लस का चिन्ह है, हाँ बिल्कुल प्लस का चिन्ह है। लाना हमको +6 है, जी बिल्कुल लाना भी +6 ही है। क्लियर है, चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। कह रहा 1x का स्क्वायर है, कहा कि 6 को ऐसे तोड़िए कि गुना करने पर 8 आए और जोड़ने पर 6 ही आ जाए। तो क्या हम 1 गुने 8 के साथ ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 आएगा। क्या 8 में 1 जोड़ेंगे तो 6 आ रहा है, कहिएगा नहीं। क्या 8 में से 1 घटाएंगे तो 6 आएगा, आप कहिएगा नहीं। 2 गुने 4 को देखिए, गुना करने पर 8 आया। क्या इसको जब जोड़ते हैं 4 और 2 को तो क्या 6 आएगा, बिल्कुल आएगा। घटाने पर नहीं आएगा लेकिन जोड़ने पर 6 आ रहा है। तो हमारा जो संख्या होगा हम किसको लेंगे गुणनखंड करके, तो हम लेंगे बच्चों 2 और 4 को, 2 और 4 को ले रहे हैं, कोई दिक्कत। तो जब हम 2 और 4 को लेते हैं ना तो हम इसे कैसे और क्या लिखेंगे, देखिए बोर्ड पर हम लिखेंगे यहां पर, हाँ प्लस 2x क्योंकि 2 लिए हैं, और प्लस 4x, 4 और 2 6 होगा, प्लस में है तो प्लस में। अब प्लस में क्या बचा, आगे 8 बचा, और बराबर में क्या होगा, 0 होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ रही है ना। चलिए 0 होगा। तोड़ने के बाद अब इसमें आप गौर से देखिए, 2 का पेयर बनाइए, एक ये हो गया एक ये हो गया, ठीक है। इसमें से देखिए क्या कॉमन आने वाला है, तो आप कहिएगा सर 1x² है यानी x² और 2x है, इसमें कॉमन निकलेगा x, क्योंकि x है दोनों के पास। तो क्या बचेगा, x + 2 बचेगा। क्लियर है, प्लस का चिन्ह दीजिए बीच वाला। अब 4 और 8 में कुछ कॉमन आएगा, आप कहिएगा जी सर 4 तो दोनों के पास है, तो यहां भी बचेगा x + 2 बराबर कितना हो गया हमारा, तो 0 हो गया। क्लियर है। अब आगे देखिए कह रहा है एक आया है x + 2, और हाँ एक बात बच्चे ध्यान रखिएगा कि इस बॉक्स में और इस बॉक्स का मान हमेशा बराबर आएगा। अगर बराबर नहीं आया है तो आप समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं आपने क्या किया है, गलती किया है। हमेशा दोनों का मान क्या होना चाहिए, इस बॉक्स में और इस बॉक्स में दोनों डब्बे में हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, x + 2 हो गया इंटू x + 4, एक बाहर में जो है उसको ले लेंगे x + 4, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए दो मान निकला, एक निकला x + 2 = 0, और एक निकला हमारा x + 4 = 0। देखिए जिसके 2 घात होते हैं उसका हल 2 निकलते हैं, जिसके 1 घात होते हैं उसका हल 1 निकलते हैं। ठीक है, चलिए एक है x + 2 = 0, 2 को उधर भेजिएगा तो x बराबर कितना आएगा, -2 आएगा। यहाँ पर x बराबर कितना आएगा, -4 आएगा, यानी 2 हल निकला है। उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आ रही है बच्चों। चलिए जिन भी बच्चों को नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से ले लीजिए, और हम आगे चलते हैं एक दूसरे सवाल की तरफ। ठीक है, देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, एक और प्रश्न लेते हैं इसी के आधार पर, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे प्रश्न पूछते हैं परीक्षा में और अच्छा खासा प्रश्न आता है। चलिए मेरे बच्चे, एक अगला एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं ना, वो एग्जाम्पल है 2x² माइनस, ठीक है, 2x² माइनस x - 6 = 0। आप कहेगा सर तोड़िए इसको फर्स्ट इंटू लास्ट पर, तो तोड़ने पर 6 दूनी 12, जब गुना किए a इंटू सी में तो कितना आ गया, 12। चेक करेंगे कि जो 12 आया है हमारा, 12 जो हमारा आया है वह प्लस में आया है कि माइनस में आया है, बताइए। 2 है और यहाँ पर -6 है, तो हमारा 12 किस में आया बच्चों, माइनस में आया। यानी कह रहा है कि देखिए जोड़ने चाहे घटाने पर, ठीक है, हमको लाना क्या है, -1 लाना है। जोड़ने चाहे घटाने पर हमें क्या लाना है बच्चों, तब कहेगा सर जी जोड़ने चाहे घटाने पर आपको लाना है -1, क्योंकि इसका गुणांक कुछ नहीं दिया है और इसके पीछे माइनस लगा है, तो हमें कितना लाना है जोड़ने या घटाने पर, -1 लाना है। क्लियर है। और गुना करने पर कितना लाना है,
तो -12 आए। किसी ऐसे संख्या को लीजिए कि गुना करने पर -12 आ जाए और जोड़ने चाहे घटाने पर कितना आ जाए, तो -1 आ जाए। तो चलिए हम इस 12 को तोड़ने का कार्यक्रम शुरू करते हैं। जब 12 को तोड़ते हैं तो किस किस रूप में टूटेगा, क्या क्या होगा इसका गुणनखंड? आप कहेगा सर 1 गुने -12 हम कहें बिल्कुल। आप कहेगा सर 2 गुने -6 हम कहेंगे बिल्कुल। आप कहेगा सर 3 गुने -4 हम कहेंगे बिल्कुल। क्लियर है? इसके अलावे भी कुछ होगा? आप कहेगा बिल्कुल नहीं होगा। तो मेरे भाई मेरे बच्चे बताओ, 12 में जब 1 से गुना करोगे तो 12 तो माइनस में आएगा, लेकिन घटाने या जोड़ने पर क्या ये -1 आएगा? नहीं, तो ये नहीं होगा। क्या 6 और 2 के साथ ऐसा होगा? तो नहीं होगा। तो बचा कौन? तो बचा हमारे पास 3 गुने -4। क्या बचा बच्चे? 3 गुने -4। तो चलिए हम इसी को लेते हैं, 3 गुने -4 के रूप में ही तोड़ते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या आता है। तो हमारा सवाल है ना, कहता है 2x² -3 है तो 3x और +3 है तो 3x और -4 है ना, 4 माइनस में है तो -4x और माइनस कितना है इधर 6 है बराबर 0। देखो +3 में से -4 को 3 में से 4 घटेगा तो -1 ही ना आएगा। 3x में से जब 4x को घटाइएगा तो बच्चों कितना आएगा? आप कहेगा सर जी जब 3x में से 4x को हम घटाते हैं ना, तो बताइए जल्दी कितना आएगा? एगो x आएगा, -x आएगा। क्लियर है? चला जाए आगे की ओर बढ़ा जाए। इसका एक जोड़ा बनाइए और इसका एक जोड़ा बनाइए और जो कॉमन है उसको निकालिए। इस दोनों में x कॉमन है तो हम लेंगे x कॉमन। ठीक है, तो बचेगा यहाँ पर 2x + 3। चलिए माइनस है तो माइनस कॉमन आएगा। उसका इस दोनों में क्या कॉमन है? देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर कॉमन होगा 2। 2 निकाल लिए तो क्या बचा? यहाँ बचा 2x और यहाँ बचा 3। माइनस कॉमन हो गया है तो प्लस बचा है बराबर में 0। कोई दिक्कत है तो बताइए, आप जल्दी बताइए। यहाँ तक अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप हमें बोल सकते हैं, बता सकते हैं, अन्यथा आगे कार्यक्रम की जाएगी। एक देखो यहाँ और यहाँ का समान होना चाहिए, तो बिल्कुल है समान। तो हमारा आंसर आएगा 2x + 3 एक और एक आएगा x - 2 इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया। दो भागों में तोड़ दीजिए। 2x + 3 बराबर है 0, x - 2 बराबर है 0। तो यहाँ x का मान क्या होगा? तो ये 3 को उधर भेजेंगे। अच्छा ऐसे निकालो, 2x बराबर +3 है उधर गया -3, x बराबर क्या हो जाएगा? तो -3/2। यहाँ पर देखिए x बराबर क्या हो जाएगा? -3 उधर गया तो +3 हो गया। क्लियर है? तो एक मान आएगा x का +2 और एक हमारा x का मान कितना आएगा बच्चों? -3/2। चलिए जिन भी बच्चों को ये नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से जल्दी आप लीजिए और हम चलते हैं अगले विधि की तरफ जिसका नाम है पूर्ण भाग विधि। या आज की क्लास को बच्चों हम चाहते हैं यहीं पर रहने देना। अगली क्लास में हम अगले 3 टॉपिक टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5 तीनों पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं और आपके कुछ होमवर्क्स हैं आपको, हालांकि हम इसका होमवर्क डीपीपी में दे देंगे क्योंकि आज टाइम ज्यादा हो गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने निर्धारित समय से कल पुनः एक नए क्लास के साथ। चलिए बच्चों धन्यवाद।